नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल नयन आईएएस पर, जिसमें आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आधुनिक भारत का पोर्शन मॉडर्न हिस्ट्री में दोस्तों हम आपको आज एक नया टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये पार्टी की स्थापना कैसे हुई और क्या इसके फैक्ट्स हैं, वो चीज़ हम देखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर समय मिला तो प्रांतीय जो है विधानमंडलों में चुनाव के बारे में भी डिस्कशन होगा। तो ये टॉपिक्स आज की क्लास में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको जो है सारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे दोस्तों। जहां भी कोई समस्या है कमेंट जरूर करें। तो आइए चलते हैं दोस्तों, जीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो भी टॉपिक्स हैं उनको फोकस करते हैं, देखते हैं कि कहाँ से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी इसकी स्थापना होती है 1934 में। ठीक है, 1934 में इसकी स्थापना होती है। तो दोस्तों इसके बारे में हमें क्या क्या जानना है। सबसे पहले तो ये जानना है दोस्तों कि ये जो है कहाँ इसकी स्थापना होती है। मई 1934। ठीक है, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षाओं में। मई 1934 वो समय है जब इसकी स्थापना होती है। पटना में दोस्तों, बिहार के पटना में जो है, पटना में क्या होता है, कांग्रेस समिति की बैठक होती है। कांग्रेस समिति की बैठक में क्या होता है, इसी बैठक में जो है इन सदस्यों की एक अलग बैठक हुई। मतलब कुछ सदस्य जो है ऐसे थे जिन्होंने अपनी अलग बैठक की। ठीक है, इन सदस्यों की अलग बैठक हुई। किन सदस्यों की बात हो रही है, सोशलिस्ट सदस्यों की बात हो रही है। मतलब कांग्रेस में जो सोशलिस्ट सदस्य थे उनकी बात हो रही है। ये लोग अलग से एक बैठक करते हैं दोस्तों, और किसकी स्थापना करते हैं, जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। ठीक है, इसके बाद क्या होता है इस बैठक में, इन्हीं की अलग बैठक में इस पार्टी की स्थापना होती है, ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। क्लियर? ठीक है, चलिए यहां पर इसको औपचारिक मान्यता दे दी जाती है। यहां पर इसको क्या किया जाता है, औपचारिक मान्यता दी जाती है। ठीक है, औपचारिक मान्यता दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद क्या होता है, अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर मई में स्थापना होती है। अक्टूबर नवंबर 1934 में क्या होता है दोस्तों, बंबई में इसकी नीतियां और कार्यप्रणाली घोषित की जाती है। बंबई में इसकी नीतियां और कार्यप्रणाली घोषित की गई। ठीक है, मतलब औपचारिक रूप से मान्यता कब मिलती है, मई 1934 में पटना की कांग्रेस समिति की बैठक होती है। कुछ सदस्य अलग बैठक करते हैं, इसकी स्थापना हो जाती है दोस्तों। और अक्टूबर नवंबर 1934 में क्या होता है, बंबई में इसकी क्या होती है, नीतियां और कार्यप्रणाली की घोषणा होती है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया दोस्तों। इसके बाद क्या होता है, इसके बारे में ये जान लीजिए कि जो है
1934 में जो पटना में अखिल भारतीय इसकी स्थापना होती है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की, तो इसके जो है दोस्तों संयोजक कौन होते हैं, इसके संयोजक कौन होते हैं? इसके संयोजक थे दोस्तों जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण या जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जो है इसके क्या होते हैं, संयोजक होते हैं। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने क्या किया, संयोजक की भूमिका निभाई। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इनको जो है जयप्रकाश नारायण को क्या चुना गया, महासचिव चुना गया। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को पार्टी का महासचिव चुना गया और आचार्य नरेंद्र देव को इस पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, आइए देखते हैं, आइए देखते हैं दोस्तों। जय प्रकाश नारायण ये क्या बनते हैं, पार्टी के महासचिव। ठीक है, और पार्टी के महासचिव कौन बनते हैं, जयप्रकाश नारायण, और आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव क्या बनते हैं दोस्तों, अध्यक्ष बनते हैं। आचार्य नरेंद्र देव क्या बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, अब दोस्तों मुद्दा क्या था कि किस लिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। अब इसकी बैकग्राउंड में चलते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। इन नेताओं ने क्या किया, इन नेताओं ने, ये जो नेता थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के, इन लोगों ने इस पार्टी की क्यों स्थापना की दोस्तों, कांग्रेस में जो युवा वर्ग था, कांग्रेस में जो युवा वर्ग था, युवा वर्ग को कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी की ओर, पार्टी की ओर जाने से रोकने के लिए। ठीक है, ठीक है, बात को समझिएगा। कांग्रेस का जो युवा वर्ग था वो कहीं ना कहीं जो है आकर्षित हो रहा था दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ। ठीक है, तो कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ उसका जो रुझान धीरे धीरे बढ़ रहा था, इस रुझान को रोकने के लिए ही इन नेताओं ने आपस में एक बैठक करके कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की, ताकि वहां न जाके कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी तक ही ये लोग सीमित रह जाएं। युवा वर्ग जो है इसके इस पार्टी से जुड़े, ना कि जो है कम्युनिस्ट पार्टी से। तो इसी की तरफ जाने से रोकने के लिए इसका गठन हुआ था, ये इसका कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब जयप्रकाश नारायण जो थे दोस्तों, जयप्रकाश नारायण ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे पहले से। नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। ये पहले किस पार्टी से जुड़े थे, बिहार सोशलिस्ट पार्टी से। ठीक है, इसका गठन किसने किया था, बिहार सोशलिस्ट पार्टी। इसका गठन, यह प्रश्न पूछा गया परीक्षा में, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था दोस्तों, गंगा शरण सिंह, गंगा शरण सिंह। ठीक है, इसके बाद राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र, रामानंद मिश्र। इन लोगों ने मिलकर बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। ठीक है, गंगा शरण मिश्र, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र ने। ठीक है दोस्तों, चलिए ये क्लियर हुआ।
आगे देखते हैं दोस्तों, लोकनायक के नाम से किसको जाना जाता है? यह प्रश्न पूछता है दोस्तों, लोकनायक उपनाम किसके लिए प्रयुक्त होता है? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोकनायक किसे कहा जाता था? ठीक है, आइए देखते हैं। लोकनायक इस नाम से दोस्तों बुलाया जाता था जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को या जेपी को जो है, ठीक है, इनको बुलाया जाता था लोकनायक के नाम से। ठीक है, इनका योगदान दोस्तों 1942 में भी हम देखेंगे आगे चल के। 1942 में आंदोलन होता है भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में जो है होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों, यही लोकनायक या जयप्रकाश नारायण क्या करते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ठीक है, तथा अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली, ठीक है, इनके साथ मिलके क्या करते हैं, मिलकर भारतीय जनता को संगठित करने का काम किया, संगठित करने का काम किया। ठीक है, तो क्या किया इन्होंने, जयप्रकाश नारायण ने क्या किया दोस्तों, जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था तो इन्होंने राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर भारतीय जनता को प्रोत्साहित किया, आंदोलित किया और क्या किया, संगठित किया। ठीक है, इनका योगदान काफी महत्वपूर्ण था। ठीक है, 5 जून 1974, मतलब ये आजादी के बाद की बात है। ठीक है, हम लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बारे में कुछ चीजें पढ़ने का प्रयास करें, जो फैक्ट जो है इनके जीवन से महत्वपूर्ण है, जहां से प्रश्न पूछता है उन चीजों को देख रहे हैं। तो हम आजादी के बाद चले गए हैं। 5 जून 1974 की बात है, पटना के गांधी मैदान पर, पटना के गांधी मैदान में, ठीक है, पटना के गांधी मैदान में दोस्तों इन्होंने क्या किया, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। संपूर्ण क्रांति के कौन कहे जाते हैं जनक, ये कहे जाते हैं जेपी नारायण या लोकनायक। ठीक है, इन्होंने ये कहा आगाज किया संपूर्ण क्रांति का, गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में। ठीक है, और ये घटना कब की है, 5 जून 1974। ठीक है, 5 जून 1974। इनको दोस्तों वर्ष 1999 में, ठीक है, वर्ष 1999 में इन्हें जो है मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, अप्रैल 1946 में क्या होता है दोस्तों, इनकी रिहाई के लिए
इनकी रिहाई के लिए जयप्रकाश दिवस मनाया गया। जयप्रकाश नारायण या लोकनायक की रिहाई के लिए वर्ष 1946 में क्या किया जाता है? अप्रैल के महीने में 1946 में क्या किया जाता है? जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्या मनाया जाता है दोस्तों? जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बीस मई 1936, 20 मई 1936 इसमें क्या महत्वपूर्ण घटनाक्रम होता है? बंबई के 21 उद्योगपतियों ने एक बंबई मैनिफेस्टो होता है दोस्तों। क्या होता है? बंबई मैनिफेस्टो। तो 20 मई 1936 को जो है कौन सा कार्यक्रम होता है? इसमें बंबई के 21 बिजनेसमैन क्या करते हैं? उद्योगपतियों ने, बंबई के 21 उद्योगपतियों ने दोस्तों क्या किया? बॉम्बे मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, बॉम्बे मैनिफेस्टो पे क्या किया? हस्ताक्षर किया, जिसको बॉम्बे मैनिफेस्टो कहा जाता है। ठीक है, ये किस लिए यहां हमको इस टॉपिक में ये जानना किस लिए आवश्यक है? बॉम्बे या बंबई मैनिफेस्टो के बारे में हमको किस लिए यहां जानना आवश्यक है दोस्तों? क्योंकि यह मैनिफेस्टो क्या था? प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। ठीक है, समाजवादी आदर्शों का, ठीक है, समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। ठीक है, जैसा कि लखनऊ अधिवेशन में किसने कहा था? लखनऊ अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, कहने का मतलब क्या है दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन में जिस समाजवादी आदर्श की बात की थी, इस समाजवादी आदर्श के प्रतिपादन का ये मैनिफेस्टो क्या था? विरोधी था। बंबई के 21 जो है इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, उन्होंने मिलके इस मैनिफेस्टो को तैयार किया। अब आप ये बताइए कि समाजवाद जाहिर सी बात है उनके लाभ के खिलाफ ही होगा, उद्योगपतियों के जो निहित लाभ हैं उसके खिलाफ ही जो है समाजवाद के आदर्श होंगे, तो वो समर्थन की उम्मीद उनसे करना जो है बिल्कुल बेमानी होगी। तो इसलिए उन्होंने इसका जो डिजाइन तैयार किया वो किसके खिलाफ था? समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन के खिलाफ था। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह जो है इस टॉपिक से संबंधित जो बातें थी वो पूरी हो गई। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का। ठीक है, जितनी महत्वपूर्ण बातें हमने डिस्कस कर ली हैं वो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना रहती है। आइए आगे चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। आइए आगे चलेंगे, हम चुनाव देखेंगे दोस्तों कि किस तरह प्रांतीय चुनाव होते हैं
और मंत्रिमंडल का गठन होता है। ठीक है, जो अगला टॉपिक है दोस्तों वो क्या है? प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन। प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937। ठीक है, प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937। ठीक, चलिए अब चुनाव होता है दोस्तों। चुनाव कब होता है? 1937 में, 1937 में। किसके आधार पे होता है प्रांतीय विधानमंडलों में चुनाव, ये हम देखते हैं। तो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था दोस्तों, वर्ष 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, वर्ष 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम होता है, इसके हिसाब से क्या होता है? फरवरी 1937 में क्या होता है दोस्तों? चुनाव। ठीक है, फरवरी 1934 में क्या होता है दोस्तों? चुनाव होता है। किस चीज का? प्रांतीय विधान मंडलों का। ठीक है, प्रांतीय विधान मंडलों का चुनाव होता है फरवरी 1937 में। तो दोस्तों कांग्रेस इसमें बहुत जबरदस्त जो है सफाया करती है अपने विरोधियों का। कांग्रेस जो है अपने सभी प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए, ठीक है, अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए जो पांचों प्रांतों में, ठीक है, पांचों प्रांतों में क्या क्या है? मद्रास पहला, अब मद्रास में 65% मत के साथ जो है, 65% मत के साथ, मतलब कितना सीट पाती है दोस्तों? 228 में 134, 228 में से 134। ठीक है, मद्रास में संयुक्त प्रांत में क्या स्थिति रहती है? 65% जो है मतों के साथ, 65% मतों के साथ यहां भी वही स्थिति रहती है। 228 में से 134। ठीक है, 5 प्रांत, मतलब मद्रास और संयुक्त प्रांत हो गया। इसके बाद उड़ीसा में क्या स्थिति रहती है दोस्तों? 60% मत के साथ, 60% मत के साथ 60 में से 36 सीट, 60 में से 36 सीट। ठीक है, 3 प्रांत हो गया। ठीक है, अब देखिए बिहार भी देखना है। यहां 75% मत पाती है बिहार में क्या स्थिति रहती है दोस्तों? 75% मत के साथ कितने में सीट पाती है? 152 में 98 सीट, 152 में 98 सीट। और
4 हो गया। एक होगा मध्य प्रांत और बरार, इसको भी देख लेते हैं। मध्य प्रांत व बरार, यहां स्थिति क्या होती है दोस्तों, यहां 61% मत पाती है। 61% मत के साथ 112 में 100 लगभग कितना रहता है ये, 112 में 70, 161% है तो 112 में 70, ठीक है। 112 में 70 सीट पाती है कहाँ, मध्य प्रांत और बरार में। मतलब सबसे ज्यादा पाती है बिहार में 75% मत के साथ 152 में 98 सीट। इसके बाद जो है मध्य प्रांत बरार में 61%, मद्रास में 65%, संयुक्त प्रांत में 65%, उड़ीसा में 60%। ये जो है उनकी सीटों का प्रतिशत है और किस मतों का प्रतिशत है और सीटों की संख्या है जो उन्होंने हासिल की। मतलब इन पांचों प्रांतों में ये स्थिति दोस्तों कांग्रेस की रही, ठीक है। पांचों प्रांतों में ये कांग्रेस की स्थिति रही। अब इस आधार पे क्या हुआ दोस्तों, कांग्रेस जो है बंबई में कहां कहां देखिए सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, ये जानना आवश्यक है। आइए देखते हैं, ठीक है, कहां कहां। अब देख लेते हैं दोस्तों, यहां पर इतनी जगह इसने क्या किया, पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। आपने देखा कि यहां पर इसने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया मतों के प्रतिशत और सीटों की संख्या के आधार पे। अब उसके बाद क्या है, बंबई में क्या हुआ दोस्तों, बंबई में 175 में कितना, 86, 175 में 86, असम में और उत्तर पश्चिम प्रांत में, उत्तर पश्चिम प्रांत में, ठीक है। असम में तथा उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में निकल के आती है, ठीक है, सबसे बड़े दल के रूप में निकलकर आई, ठीक है। पांचों जगह तो उसने बहुमत प्राप्त किया, कहीं 75%, कहीं जो है दो जगह 65%, फिर 61% और 60% आपने देखा उन पांचों प्रांतों में। लेकिन बंबई में और असम तथा उत्तर पश्चिमी प्रांत में ये सबसे बड़े दल के रूप में भी उभरी, ठीक है, क्लियर हुआ। केवल दोस्तों बंगाल में, केवल बंगाल, पंजाब तथा सिंध, पंजाब तथा सिंध, बंगाल, पंजाब और सिंध, यहां ही ये सबसे बड़ा दल नहीं बन पाई, सबसे बड़ा दल नहीं बन पाई। मतलब यहीं पर ये जो है सबसे बड़े दल के रूप में बनने से वंचित रह गई, ठीक है, सबसे बड़े दल के रूप में बनने से क्या हो गई, वंचित रह गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्ष 1935 का जो अधिनियम होता है दोस्तों, वर्ष 1935 के अधिनियम के उपरांत, अधिनियम के उपरांत 1937 के चुनाव में, ठीक है, 1937 के चुनाव में क्या होता है दोस्तों, जो भी कांग्रेस मंत्रिमंडल गठित होता है, कांग्रेस मंत्रिमंडल गठित हुआ, ठीक है, कांग्रेस ने सरकार बनाई और कांग्रेस का मंत्रिमंडल गठित हुआ। और क्या होता है दोस्तों, इसका कार्यकाल कितना रहता है, कार्यकाल, इसका कार्यकाल कितने माह का रहता है, 28 माह का,
1937 के चुनाव के पश्चात बने हुए कांग्रेस के मंत्रिमंडल का कार्यकाल कितना रहता है दोस्तों? 28 माह। ठीक है, अब इसने जो है, और ये मंत्रिमंडल कहां कहां गठित करती है? 6 प्रांतों में। 6 प्रांतों में इसने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया। ठीक है, 6 प्रांतों में इसने अपना मंत्रिमंडल बनाया दोस्तों। वो प्रांत कौन थे? मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, 3 हो गया। ठीक है, मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। इन 6 जगह जो है, 6 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई, अपना मंत्रिमंडल गठित किया। ठीक है, क्लियर हुआ। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी आपने देखा, वहां पर सबसे बड़े दल के रूप में नहीं उभरी, लेकिन बाद में पश्चिमोत्तर, वहां भी इन्होंने जो है अपने सरकार बनाई, मंत्रिमंडल बनाया। पश्चिमोत्तर प्रांत, पश्चिमोत्तर प्रांत और असम, यहां भी क्या किया? बाद में मंत्रिमंडल बनाया। ठीक है, बाद में यहां भी मंत्रिमंडल बनाया, लेकिन शुरू में जो मंत्रिमंडल बना था दोस्तों, वो 6 प्रांतों में था। मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। क्लियर हुआ। अब त्यागपत्र, मंत्रिमंडल त्यागपत्र के किस लिए दिया दोस्तों? बाद में कांग्रेस का मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे देता है, उसका कारण क्या था ये जानना जरूरी है आपके लिए, परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, आइए देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध होता है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध होता है। और द्वितीय विश्व युद्ध में क्या होता है? द्वितीय विश्व युद्ध में क्या होता है दोस्तों कि ब्रिटेन जो होता है, या ब्रिटिश सरकार जो होती है, भारतीयों को बिना उनकी सहमति के ही विश्व युद्ध में शामिल कर लेती है। और इसी के खिलाफ में जो है कांग्रेस मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे देते हैं। ठीक है, और ये कब देते हैं? 22 अक्टूबर 1939 को। 22 अक्टूबर 1939 को क्या हो जाता है? कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। किसके विरोध में दोस्तों? द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को बिना सहमति के शामिल किए जाने के विरोध में। ठीक है, इनको शामिल किए जाने के विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे देती है। क्लियर हुआ। अब इसकी खुशी में जब कांग्रेस मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे देती है, तो इसकी खुशी में क्या होता है दोस्तों? इसकी खुशी में जिन्ना जो है मुक्ति दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या होता है? 22 दिसंबर का जो दिन होता है, 22 दिसंबर का जो ये दिन होता है, इस दिन क्या होता है दोस्तों? शुक्रवार। शुक्रवार का दिन होता है 22 दिसंबर। इस दिन जो है 1939 में जो है क्या हुआ? जिन्ना ने सभी भारतीय मुसलमानों का आह्वान किया। ठीक है, सभी मुसलमानों का आह्वान किया। किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? मुक्ति
दिवस मनाने के लिए, मुक्ति दिवस मनाने के लिए। ठीक है, मतलब इधर कांग्रेसी मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे रहे हैं 22 अक्टूबर 1939 को। तो 22 दिसंबर शुक्रवार के दिन मोहम्मद अली जिन्ना क्या करते हैं, भारतीय मुसलमानों को उनका आह्वान करते हैं कि इस दिन को जो है मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। कौन सा दिवस मनाया जाएगा? डे ऑफ डिलीवरेंस, डे ऑफ डिलीवरेंस। ठीक है, डे ऑफ डिलीवरेंस या मुक्ति दिवस। ठीक है, चलिए इसी के साथ दोस्तों इस टॉपिक की जो भी बातें हैं वो कंप्लीट होती हैं। एक दो प्रश्न जो है देख लेते हैं, आइए उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए ये प्रश्न पूछा गया कि प्रधानमंत्री गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, संयुक्त प्रांतों में, ठीक है, 1937 में क्या होता है दोस्तों? 1937 में चुनाव होता है और 1937 में ही क्या होता है? भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई जाती है। समाप्त करने की नीति अपनाई जाती है, अपनाई गई। ठीक है, यह सवाल बनता है कि भूस्वामित्व को जो है समाप्त करने की नीति कब अपनाई गई, यह सवाल बनता है। इस सवाल को हम देखेंगे कि भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति कब अपनाई गई। तो ये सन कौन सा है दोस्तों? 1937। ठीक है, 1937। संयुक्त प्रांत और बिहार में जो है कांग्रेस सरकारों ने इसके लिए क्या किया? काश्तकारी बिल पारित किया। कहां पर? बिहार में, और कहां? बिहार में तथा संयुक्त प्रांत में। संयुक्त प्रांत में क्या बिल पारित किया जाता है दोस्तों? काश्तकारी बिल पारित किया जाता है। काश्तकारी बिल पारित किया गया। जाहिर सी बात है कांग्रेसी सरकार थी, तो कांग्रेसी सरकार द्वारा काश्तकारी बिल पारित किया जाता है। तो इसी समय क्या हुआ? भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई गई। इस तरह आपका एक प्रश्न करेक्ट हुआ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।